My dear friends, I welcome you all. Just I will share my screen and we will start our lecture. So this is the today's presentation. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande. I welcome you all. My dear friends, आज का जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया टॉपिक है. यूरिन टेस्ट हिंदी ऐसे क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि अभी ये बायलिंगुअल चलता रहेगा मेरे ऑल द लेक्चर्स एंड वीडियोस. तो स्क्रीन के ऊपर आप देखते रहेंगे कि इंग्लिश में वो सब बातें स्लाइड बनाई हुई है और उसकी जो डिस्कशन चल रही है, चर्चा चल रही है, वो हिंदी राष्ट्रीय जो हमारी भारतीय भाषा है उसमें मैं कर रहा हूँ. तो पेशाब की जांच की रिपोर्ट कैसे पढ़े और कैसे समझे, ये मैं कर रहा हूँ. प्रोफेसर डॉक्टर आर देशपांडे, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ. अभी ये मेरे ख्याल से स्क्रीन बड़ा करने के लिए मैं इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना देता हूँ, तो आप अच्छी तरह से वो देख सकेंगे. उससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ कि जो पार्टिसिपेंट्स है उनका सबका मैं वीडियो जो हूँ मतलब ऑडियो वो ये कर देता हूँ, म्यूट ऑल, so that it will be more convenient to hear. Let us take the PowerPoint presentation. तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा. ये देखिए स्क्रीन बड़ा हो गया. अभी यूरिन टेस्ट इन हिंदी, पेशाब की जांच कैसे करें, क्या करें, कैसे करते हैं और उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो महत्व है वो क्या होता है. मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं, एक एक करके स्लाइड देखेंगे. ये मेरा मेल आईडी है professordeshpande@gmail.com. तो आप किसी भी तरह से मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, मेरी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप सबका हर बार स्वागत है. क्योंकि ये मेरा वीडियो सबके लिए है. सबके लिए मतलब विद्यार्थी, प्राधान्य से विद्यार्थी जनों के लिए है, शिक्षक लोगों के लिए है, डॉक्टर्स लोगों के लिए है और सामान्य जन को भी उपयुक्त ऐसे मेरे वीडियो रहते हैं. तो मेरे ख्याल से समाज के लिए सभी घटकों को ये वीडियो काम आ सकता है. ये ज्यादातर शैक्षणिक वीडियो होने से और आरोग्य की जानकारी देने वाले वीडियो होने से ये ऐसे छोटे मोटे नहीं बनाता, मैं छोटे छोटे नहीं बनाता जैसे कोई कॉमेडी शो बनाते हैं या टेक कंप्यूटर वाले ज्ञान देने वाले 2, 5, 10 मिनट के वीडियो, ऐसा नहीं मेरा रहता. तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि मेरा वीडियो पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक देखे, थोड़ा पेशेंस रखे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से ज्ञान मिल जाएगा और आपकी मन की जो दो भी दुविधा है उसके बारे में वो निकल जाएगी. तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन कर देता हूँ. आपके जो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रहेंगे, जैसे कि अभी पेशाब की बात करना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि उनको बार बार पेशाब में जंतु संसर्ग हो जाता है, जिसको क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं. रिकरेंट हो जाता है, बार बार हो जाता है. एंटीबायोटिक लेते हैं कम होता है, एंटीबायोटिक लेते हैं कम होता है. कई लोगों को जॉन्डिस की शिकायत होती है, कई लोगों को डायबिटीज की शिकायत होती है. वो सब लोगों ने एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद वैद्य की भी सलाह लेनी चाहिए. आपके नजदीक कोई है, आपके पहचान वाला है, तो बहुत अच्छी बात है. आयुर्वेद रुग्णालय है, कॉलेजेस है, तो जरूर जाइए उधर. कोई नहीं मिला आपको तो मैं हूं ना, डॉक्टर देशपांडे के पास आ जाइए, आपको जरूर हमें मार्गदर्शन हमारी तरफ से मिल जाएगा. जैसे आप कुछ बीमार नहीं हैं, फिर आप चाहते हैं कि मैं बीमार न पड़ूं, न हो, मेरे बीमारी न आए मेरे को, तो उसके लिए जीवन शैली का मार्गदर्शन भी प्रोफेसर देशपांडे मतलब मैं करता हूं. और किसके आधार पर करता हूं? आयुर्वेदिक प्रकृति परीक्षण और ये हस्त सामुद्रिक या पामिस्ट्री के आधार पर करता हूं. लोगों के, बच्चों लोगों को, विद्यार्थियों को पढ़ाता भी हूँ. कुछ बुक्स चाहिए तो बुक्स भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ. ये कुछ बुक्स लिखे हैं मैंने फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयुक्त है. पार्ट 1 पेपर 1 है, पेपर 2 है. ये शारीरिक क्रिया विज्ञान, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, हिंदी और जो बोलते हैं ना हिंदी भाषा में, ये इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ पुस्तक है. बहुत रैपिड रिवीजन के लिए काम आ सकता है. इसकी भी पीडीएफ मैं शेयर कर सकता हूँ. ये मेरा प्रैक्टिकल वाला बुक है. जो हम आज बात करने वाले हैं यूरिन एग्जामिनेशन की, पेशाब की, ये सब इस बुक्स में डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वर्णन उसका कर दिया है. ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन है. जैसे कि आप जानते हैं, पेशाब जो लैब में हम देखते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, उसके पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस इज मोर इंपॉर्टेंट. डॉक्टर लोग अपनी अपनी दवाखाने में, रुग्णालय में, पेशेंट क्लिनिक्स में पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. उसको बोलते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस. वो करते समय उनके मन में कुछ आशंका आ गई, अरे इसको ये कैलकुलस का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी कैलकुलस, मुख खड़ा बोलते हैं.
उसको जंतु संसर्ग, पेशाब में कुछ इन्फेक्शन होता होगा, इसको कुछ किडनी का प्रॉब्लम होता होगा, तो उसका कंफर्मेशन लेने के लिए वो लैब में आपको भेजते हैं, पैथोलॉजी लैब में। उधर डॉक्टर लोग आपकी यूरिन की जांच करके या सोनोग्राफी करके या कुछ खून की जांच करके आपको कंफर्मेटरी डायग्नोसिस दे सकते हैं। फिर ध्यान में रखिए, हमारी जो लैब की रिपोर्ट्स है उसका हमेशा किसके साथ ताल्लुकात होना चाहिए? क्लिनिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, दोनों मिलाकर ही आपका निदान अच्छी तरह हो सकता है, न कि लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से, न कि केवल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। ये बात मैं आयुर्वेद होम्योपैथी लोगों को ज्यादा बताने वाला चाहता हूं कि ये जो यूरिन है, खून की जांच है, वो आप जरूर करवा लीजिए। जो ये इन्वेस्टिगेशंस है वो आयुर्वेद के लोगों को भी काम आ सकते हैं कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए। तो हिचकिचाहट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आयुर्वेदिक हूं, मैं कैसे खून की जांच लोगों को बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो अर्थ निकलना है, उसके जंतु संसर्ग के लिए जो दवाई देनी है, वो जरूर हम आयुर्वेदिक दे सकते हैं। किडनी का प्रॉब्लम है, रीनल फेल्योर के प्रॉब्लम है, तो जरूर आयुर्वेद में कुछ अच्छे अच्छे इलाज मौजूद है जो आपका डायलिसिस वगैरह की जो तकलीफ है वो भी थोड़ी कम कर सकते हैं। हाँ? ये देखो, ज्यादातर उसको बोलते हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। अलग अलग पेशाब की जांच करने के लिए अलग अलग प्रकार है। कॉमनेस्ट, जो सर्वसामान्य तरीके से हमेशा किया जाने वाली जो जांच है, पहचान है पेशाब की, वो क्या बोलते हैं? यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं। हाँ, प्राथमिक तरीके का ये सब लैब की जांच है, प्राथमिक, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से प्रोविजनल, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे करते जाते हैं। एकाएक हम ज्यादातर सोनोग्राफी करने के लिए नहीं पूछ सकते, पूछे मत। एकाएक आपको खून के में बिलिरुबिन कितना है देखना चाहिए, ऐसा मत कीजिए। एकाएक खून में शुगर, शक्कर कितनी है देखिए, ऐसा मत कीजिए। जो पायाभूत बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस है उसमें हम बोलते हैं हिमोग्राम, ईएसआर और यूरिन रूटीन। ये कितने भी गरीब आदमी हो उसको ये आसान तरीके से कर सकता है, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसमें कुछ विकृति है, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो आगे चलकर खून की जांच करे, सोनोग्राफी करे, सीटी स्कैन करे, एमआरआई करे, हाँ, ईसीजी निकाले, ईईजी निकाले, ये सब आगे आगे वाली की बात है। पहले दफा ही आते समय उसको एक 5,000 10,000 की इन्वेस्टिगेशन लिख ले, ऐसा कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। हाँ, स्टेप बाय स्टेप जाइए। तो प्राथमिक तरीके से हम किसकी जांच करवाते हैं? 40 अप चेकअप बोलते हैं। जिसकी उम्र 40 के ज्यादा है, उसको कोई भी तकरार नहीं है, कुछ भी उसकी शिकायत नहीं है आरोग्य के बारे में, फिलहाल हम बोलते हैं कि वो बोलते हैं सर मेरे को एक बार चेक करवाना है, मेरे को एक बार चेक करवाना है। तो पहले चेक क्या करें आप? फिजिकल एग्जामिनेशन करें, नाड़ी देखिए उसका, हाँ, हृदय की धड़कन देखिए, फुफ्फुस फेफड़े की कुछ सांस लेने की बात देखिए, उसके उधर एब्डोमेन की परीक्षा कीजिए। उसमें कुछ एडिशनली आपको लैब इन्वेस्टिगेशंस काम आ सकती है, तो उसको बोलते हैं 40 अप चेकअप। वो हेल्दी पर्सन के लिए होता है, प्रतिबंधात्मक तरीके से, एज ए मैटर ऑफ प्रिवेंशन। दूसरी बात आती है, कई लोग ऐसे कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, तकरार लेकर आते हैं, मेरे को पेशाब की जलन हो रही है, मेरे को बुखार आ रहा है, और बुखार भी कैसा है? फीवर विथ राइगर बोलते हैं। ऐसे उसकी बुखार, बहुत तेज बुखार है और आपको राइगर्स आ रहा है, उसको बोलते हैं राइगर्स। तो इससे दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो मलेरिया हो सकता है, नहीं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है पेशाब में जंतु का संसर्ग हो जाना। फीवर विथ राइगर, इसके दो ही कारण आप ध्यान में रखिए, या तो उसको मलेरिया की जांच करना है या तो पेशाब चेक करना है। ठीक है, तो यहां लिखा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बर्निंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। कई कबार वो पेशेंट क्या तकरार करता है कि मेरे को बार बार जाना चाहता हूं मैं पेशेंट यूरिनेशन के लिए। तो उस टाइम भी आप सोचना चाहिए कि उसको कुछ डायबिटीज की शिकायत नहीं है, उसमें शक्कर तो नहीं आ रही है, उसको किडनी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बार बार जाना, हर घंटे के बाद, हर आधा घंटे के बाद पेशाब को जाना पड़ता है, रात को उठना पड़ता है, ये शिकायत होती है तो आपको जरूर यूरिन की जांच करवानी चाहिए। और एक बात है, एंटी नेटल चेकअप। प्रेगनेंसी रहती है ना, जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो फर्स्ट महीने से लेकर 9th महीने तक बीच बीच में
एवरी आफ्टर 2 मंथ, एवरी आफ्टर 3 मंथ्स हीमोग्राम एनीमिया के लिए, और यूरिन ज्यादातर उसमें अल्ब्यूमिन एक तरीके का प्रोटीन है, वो प्रोटीन तो नहीं है, इसकी हमें जांच करवानी चाहिए, क्योंकि अल्ब्यूमिनुरिया प्रेग्नेंट लेडी में ज्यादा रहेगा 3+, तो हो सकता है कि उसको फिट्स आने की शिकायत हो सकती है प्रेग्नेंट लेडी को। उसको बोलते हैं प्री एक्लैम्शिया या एक्लैम्शिया। तो उससे क्या हो जाता है, वो जो अंदर बच्चा रहता है उसके ऊपर भी कुछ परिणाम हो सकते हैं। तो एंटीनेटल चेकअप में प्रेग्नेंट लेडी के लिए हीमोग्राम खून की जांच और पेशाब की जांच जरूरत है। हमें लग रहा है कि पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे को एक 2-4 दिन हो गए बिल्कुल खाने का जी नहीं करता, एक हफ्ते हो गए बिल्कुल खाने का जी नहीं करता, मेरे को उल्टी जैसा लगता है, और ये रेनी सीजन, वर्षा ऋतु है, बारिश का मौसम है, तो उसमें हो सकता है कि पोल्यूटेड कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से उसको जॉन्डिस हो सकता है, काविल हो सकती है, तो उसके लिए भी आप पेशाब जरूर चेक करवाना चाहिए। और एक सारे पेशेंट्स रहते हैं, एकाएक उनके पेट में दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, तड़पता है बेचारा, और ऐसा हाथ कमरे के ऊपर रखता है और डॉक्टर यहाँ पर राइट साइड पर बहुत, और इधर से कमर से लेकर मेरी जांघ तक, लेग्स या स्क्रोटम तक, पेनिस तक, मूत्र मार्ग तक मेरी वे वेदना कन्वे हो रही है, जा रही है, वो इतना दर्द हो रहा है मेरे को कमर में, कमर से लेकर मेरे पेशाब के यूरिन के मार्ग तक। तो उसका हो तो सकता है उसको किडनी का स्टोन जिसको बोलते हैं यूरिनरी कैलकुलस, मूत्र खुद खड़ा, उसकी शिकायत हो सकती है। हाँ? तो ये यूरिन एग्जामिनेशन जब लैब में किया जाता है या स्टूडेंट्स उनके कोर्स में करते हैं, ये यूरिन एग्जामिनेशन जो है वो फर्स्ट ईयर को शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट में आ सकता है, सेकंड ईयर को रोग निदान सब्जेक्ट में आ सकता है, आखिर लास्ट ईयर 4th ईयर बीएमएस को काय चिकित्सा सब्जेक्ट में भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। हम प्रैक्टिस चालू करें तो हर दफा कम से कम दिन भर में एक 2-4 लोगों को आपको पेशाब की चेक करवाने की, जांच करवाने की चिट्ठी लिखनी पड़ेगी पैथोलॉजिस्ट को। तो ये बहुत कॉमन जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में आप जानना बहुत जरूरत है। तो कौन सी टेस्ट आती है? 5 फिजिकल, 5 केमिकल एंड 5 माइक्रोस्कोपिक, 5 फिजिकल टेस्ट है, 5 रासायनिक है, और 5 सूक्ष्म दर्शक यंत्र के नीचे वो स्लाइड बनाकर डॉक्टर्स लोग देखते हैं, पैथोलॉजिस्ट देखते हैं। चलो उसकी जानकारी लेते हैं। 5 फिजिकल टेस्ट, उसमें क्या क्या आता है? पहला तो आता है कलर, रंग कैसा है, हमारा पेशाब का रंग कैसा है, यह बहुत काम आता है। एपियरेंस, वो देखने में, जब हम टेस्ट ट्यूब में या कांच की शीशी में जब हमारी पेशाब लेते हैं तो देखने में कैसी है, क्लियर देख रही है या कुछ गड़बड़ी है। उसकी बांस, बांस से भी पता चलता है कि पेशाब में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। उसकी रिएक्शन कैसी है, वो ज्यादातर गर्म है, एसिडिक है या कुछ अल्कलाइन है, इसमें बारे में। और स्पेसिफिक ग्रेविटी, पेशाब की घनता कितनी है, ये सब 5 फिजिकल टेस्ट है। ध्यान से सुनिए, कलर 5 है, कलर, अपीयरेंस, ओडर, रिएक्शन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, 5 हमेशा ध्यान में रखिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, फिर ज्यादातर दीज आर द कॉमनेस्ट। 5 केमिकल कौन से हैं? प्रोटीन, अल्ब्यूमिन, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन के विविध सारे प्रकार होते हैं, उसमें से हम अल्ब्यूमिन, ये जो प्रोटीन है उसके बारे में ही पेशाब से जानकारी लेते हैं, न कि अलग प्रोटीन से। ग्लोब्यूलिन के बारे में नहीं यहां देखा जाएगा, सिर्फ अल्ब्यूमिन के बारे में देखा जाएगा। देन शक्कर, हमारी पेशाब में शक्कर है या नहीं है। बाइल सॉल्ट्स हमारी यूरिन में है, बाइल पिगमेंट्स है या कीटोन बॉडीज है, हर एक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कृपा करके वीडियो छोड़कर मत जाइए, कम से कम 1-1.25 घंटा आराम से सुनिए, बहुत फायदा हो जाएगा आपको। देख आगे चलते हैं, इसका रिपोर्ट कैसा आ जाता है। जब पैथोलॉजिस्ट हमें एक कागज देता है कि ये देखो आपकी पेशाब की जांच हो गई, एक 150 रुपए आपने भर दिया है, तो क्या क्या उसमें लिखा रहता है नॉर्मली? प्राकृत इसका यूरिन तो क्या लिखेंगे? कलर देखेंगे, पेल येलो, फीका फीका रंग होता है, ज्यादा गड़द नहीं होता। पेल येलो, ये शब्द येलो नहीं, पेल येलो। दूसरी है अपीयरेंस, देखने में कैसे लगता है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पेशाब टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, कांच की नलिका होती है पारदर्शक, तो वो यूरिन लेने के बाद वो वाटर जैसा दिखता है, वाटर, पानी जैसा क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंट, उधर से उधर देख सकते हैं।
उसमें कुछ ऐसा क्या बोलते हैं ना, गढ़ूल नहीं पड़ा, टर्बिड नहीं, बिल्कुल क्लियर रहती है। रिएक्शन जो है वो लिटमस पेपर के द्वारा देखते हैं, आगे चलकर देखेंगे हम। वो रिएक्शन हर एक यूरिन की, तुम्हारी मेरी सबकी पेशाब कैसी है, एसिडिक होती है। ध्यान से सुनिए, एसिडिक, उष्ण धर्मीय होती है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी का नंबर ध्यान में रखिए, 1.012 देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, या इट इज रेंज, उसमें से कौन सा भी आंकड़ा नंबर आ गया तो नॉर्मल है। जैसे कि 1.015 है, नॉर्मल है, 1.020 है, नॉर्मल है। ये जो घनता है वो पानी के तुलना से किया हुआ नंबर है। जो पानी है, वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 रहती है, ध्यान में रखिए, वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। तो ये पूरा का पूरा पतला द्रव है, तो उसमें जब क्षार डालते हैं, कुछ भी चीजें डाल देते हैं जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड उसमें जो पदार्थ आते हैं उसको बोलते हैं सोल्यूट। तो सोल्यूट जितना ज्यादा होंगे उससे उसकी घनता बढ़ जाएगी। जैसे कि डायबिटीज वाला पेशेंट है, मधुमेह वाला, उसमें यूरिन में ज्यादा शक्कर है, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। मानो कि एक आधे शरीर में, यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। देखिए पिक्टोरियल देखें तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। ये जो यूरिन है हमारी नॉर्मल यूरिन है, प्राकृत, और ये जो यूरिन है उसके यहां लिखा है मैंने, जॉन्डिस, काविड है क्या उसको, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस की बीमारी हो गई है क्या, ये हमें आशंका आनी ही चाहिए। उसके साथ साथ पेशेंट क्या तकरार करता है कि डॉक्टर मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगती, उल्टी जैसा महसूस, नौशिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ, एंड लीवर जो है ना वो पाल्पेबल रहेगी। यकृत, हम जब डॉक्टर ऐसे जांच करके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अरे थोड़ी सी यकृत टेंडर हो गया, उसका स्पर्शासहत हुआ, हाथ लगाए तो पेशेंट बोलता डॉक्टर दर्द हो रहा है, लीवर यकृत के यहां मैंने हाथ लगाया तो पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर थोड़ा दर्द हो रहा है, टेंडरनेस बोलते हैं उसको। तो उससे आशंका आ सकती है। कंफर्मेशन कहां से करना है, पेशाब से। पेशाब में कंफर्म हो गया तो आगे चलकर आपको खून की जांच भी करवानी पड़ेगी। क्यों क्यों, क्योंकि जॉन्डिस तो है, तो उसकी तीव्रता कितनी है, ध्यान में रखिए, इंटेंसिटी, तो उसके लिए बिलिरुबिन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, सीरम बिलिरुबिन की टेस्ट, खून की जांच आपको करवानी पड़ेगी, उससे जॉन्डिस की इंटेंसिटी पता होगी। ठीक है, ये देखो, सिर्फ जॉन्डिस से ही कलर नहीं चेंज होता। ये ट्रांसपेरेंट कलर यहां देखिए नॉर्मल है, धीरे धीरे पीला 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 डार्क वेरी, ये कहां हो जाता है, डिहाइड्रेशन। क्योंकि डिहाइड्रेशन, जैसे कि एक आधे बच्चे को अतिसार हो गया, डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो रही है, ज्यादा वोमिटिंग हो गया, तो डायरिया, वोमिटिंग और बर्न, बर्न की कुछ उसका स्फोट हो गया गैस सिलेंडर का और बर्न हो गया, तो बर्न, बर्निंग, पूरा शरीर जल जाता है, तो उसमें या अतिसार में या छर्दी बोलते हैं, उल्टी जैसा होता है, लूज पतली टट्टी हो रही है, तो वो डिहाइड्रेट हो गया लड़का या बच्चा, तो उसकी पेशाब आपको डार्क कलर की देगी, क्योंकि वाटर चला गया और ज्यादातर बाकी क्या रहा, क्षार, सोल्यूट ज्यादा हो गए, तो इससे इसका कलर जो है पेशाब का वो डार्क हो जाएगा। वॉल्यूम, ये तो 5 फिजिकल में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल नॉर्मली एवरी नॉर्मल बीइंग, हम जो प्राकृत लोग हैं, दिन भर में, ये दिन भर का हिसाब है, 1.5 to 2 लीटर पर डे। कई कबार क्या हो जाता है, कई बीमारियों से, जैसे कि डायबिटीज है, या डायबिटीज के दो प्रकार है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान से सुनिए, दोनों में यूरिन का आउटपुट ज्यादा ही होता है। डायबिटीज मेलिटस का मतलब है मधुमेह, शक्कर की बीमारी, और डायबिटीज इंसिपिडस का कारण अलग होता है। डायबिटीज इंसिपिडस बहुत रेयर है, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, उसमें शक्कर नहीं रहती, फिर भी यूरिन का प्रमाण ज्यादा होता है। हाँ? तो ये नॉर्मल इतना रहता है। पॉलीयूरिया का मतलब है पेशाब की जो प्रमाण है उसमें बढ़ता हुआ आना, ओलिगुरिया का मतलब है पेशाब की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाना, बिलो 500 ml पर डे। ये ज्यादातर हॉस्पिटल में पाया जाता है। रुग्णालय में जब प्रवेशित हो जाता है वो आदमी, तो उसमें
ये ज्यादातर पाया जाता है क्योंकि किडनी की बीमारी होती है और किडनी से जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए वो अच्छी तरह नहीं होता, उसको बोलते हैं किडनी फेल्यूर। तो उसमें पेशाब की जो प्रमाण है वो कम हो सकता है, कई कबार इतना कम होता है कि उसको बोलते हैं एनुरिया। तो रुग्णालय में ज्यादातर चार्ट देखते होंगे आप, चार्ट्स। तो उसमें हमेशा टीपीआर बीपी, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन बीपी एंड इनपुट आउटपुट चार्ट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? इनपुट आउटपुट चार्ट। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें यूरिन कितने दिन भर में कितना आता है कितना नहीं आता है इसका हिसाब किताब लिखा हुआ होता है। दूसरी बात, आप जब प्रयोगशाला में पेशाब की जांच करवाने के लिए जाएंगे तो कृपा करके उससे तुरंत पहले एक 5-10 आधा घंटा आप पेशाब को मत जाइए, क्योंकि आप लैब में चले गए और पेशाब आपने दे दी तो उसका प्रमाण बहुत कम है, 10 मिलीलीटर है या 20 मिलीलीटर है। तो वो कम होने से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की टेस्ट नहीं करवा पाएंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कम से कम 50 to 60 ml यूरिन की जरूरत रहती है। तो ये बात मैं कर रहा हूं पेशेंट के लिए, डॉक्टर लोगों के लिए। ये डॉक्टर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को अच्छी तरह से शिक्षा दे। किसकी शिक्षा? कि यूरिन सैंपल कैसा देना है, कब देना है, क्या देना है, ये सब के बारे में बहुत डिटेल से बताना चाहिए। मानो कि एक बात कहता हूं, कलेक्शन ऑफ सैंपल। कई लोगों को बता दिया कि आप जाकर आपकी पेशाब की जांच करवा लें, तो पेशेंट क्या करता है, कौन सी भी हमारी घर के जो बॉटल्स रहती है, सीसी रहती है, जैसे कफ सिरप की रहती है, फ्रूट जूस की रहती है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर पानी से साफ कर देता है और उसमें पेशाब लेकर दे देता है। तो ये गलती वाली चीज है, ये बहुत गलत है। क्योंकि क्या हो जाता है उसमें कई कबार अच्छी तरह से साफ न होने से, मानो कि कफ सिरप है, उसमें बेसिकली शुगर है, तो अच्छी तरह से सीसी आपने साफ नहीं की है तो उसमें आपकी जो रिपोर्ट है उसमें भी ये आ सकता है। क्या आ सकता है? शक्कर आ सकती है। तो उसको बोलते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव। क्या वो लिखा मैंने? गलत तरीके से, वो डायबिटिक नहीं है पेशेंट, फिर उसने जो यूरिन कलेक्ट किसी की है, सिरप बॉटल में की थी। तो ज्यादातर मैं आपको विनंती करूंगा कि जब पेशाब की जांच करवानी है तो पैथोलॉजी लैब से आप स्टराइल की हुई, बहुत उधर तो ऑटोक्लेव रहता है, हाँ, बहुत क्लीन रहता है, ड्राई रहता है, वो अच्छी तरह के सीसी लेकर उसमें ही आप पेशाब देने की कोशिश करें। ज्यादातर लैब में गए और पेशाब दे दी तो बहुत अच्छी बात है। घर में सैंपल ले लिया और 2-4 घंटे के बाद उधर चले गए लैब में और दिए दिया सैंपल, तो उसकी भी रिपोर्ट अच्छी नहीं मिलेगी। क्योंकि ज्यादा टाइम जब यूरिन हम वैसे की वैसे रखते हैं तो उसमें रिएक्शन में इधर उधर हो सकता है, कुछ घटक में बदलाव आ सकता है। तो फ्रेश यूरिन सैंपल इज इंपॉर्टेंट। अच्छी तरह की सीसी में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ज्यादातर जब आपको यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट करवाना है, कई कबार ऐसा होता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया, जंतु संसर्ग हो गया और कुछ एंटीबायोटिक आपको दे दिया, नॉर्फ्लॉक्स दे दिया, सिप्लॉक्स दे दिया, तो उसके बाद आपका 3 दिन में बुखार इतना कम नहीं होता, पेशाब की जलन कम नहीं होती, तो डॉक्टर संभ्रमावस्था में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन होता है कि अरे इसका भैया ये क्यों नहीं नॉर्मल हो रहा है। तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप आपकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम टेस्ट करवाएंगे। तो उसका मतलब क्या है? आपके पेशाब में किस प्रकार के जंतु है, कुछ किस प्रकार के बैक्टीरिया है और उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक एकदम बेस्ट है। तो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इस टेस्ट से क्या पता चलता है? दो चीज, बैक्टीरिया का नाम, कौन से प्रकार का जंतु संसर्ग है और उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक बेस्ट है। ये चीजें कल्चर एंड सेंसिटिविटी से पता चलती है। ये देने के लिए स्टराइल बॉटल की ही जरूरत होती है। अर्ली मॉर्निंग सैंपल इज द बेस्ट। सुबह सुबह का सैंपल लेना चाहिए पेशाब का। वो भी कैसा लेना चाहिए? मिड स्ट्रीम सैंपल। ध्यान से सुनिए, मिड स्ट्रीम। आप जब पेशाब करते रहते हैं ना, पीपी, तो उसमें पहले वाले थोड़े से ड्रॉप छोड़ देना चाहिए और बीच वाला जो पोर्शन है पेशाब करते समय वो आपने सीसी में लेना चाहिए। पहले वाला भी नहीं, आखिर वाला भी नहीं, बीच वाला सैंपल, उसका मतलब होता है, उसका नाम होता है मिड स्ट्रीम सैंपल।
तो मॉर्निंग सैंपल, मिड स्ट्रीम सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। दूसरी एक बात है, कई कबार 24 आवर्स सैंपल लेने के लिए बोला जाता है। बहुत रेयर बात करता हूं मैं, जैसे कि कुछ हार्मोनल टेस्ट रहते हैं, पेशाब में भी हमें कुछ हार्मोन की जांच हो सकती है, कुछ केमिकल्स हमें पाए जाते हैं, उससे हमें कुछ ट्यूमर्स के बारे में पता चलता है। उसके लिए आपको एक जार दिया जाएगा, बड़ा वाला कैन दिया जाएगा, और डॉक्टर लोग बोलेंगे आप घर के लेके जाइए, आज सुबह से 8 बजे तक, कल सुबह 8 बजे तक जब भी आपको पेशाब जाने की इच्छा है तो आप एक कंटेनर में थोड़ा सा छोटा मेजरिंग सिलेंडर में वो ले लीजिए और या बकेट में लेकर ये हमारे जार जो दिया है उसमें डालिए। ये किसके लिए मैं बोल रहा हूं? ये 24 आवर यूरिन सैंपल, 24 आवर यूरिन सैंपल, ये अलग जांच है, रूटीनली ये नहीं की जाती, इसकी जरूरत भी नहीं है। ध्यान से सुनिए। फिर एक टेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या गड़बड़ी हो जाती है, वो जो जार देते हैं ना डॉक्टर लोग, पैथोलॉजिस्ट, वो घर पे लाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया लैब में काम किया है, मैं पूना वाला हूँ, महाराष्ट्र स्टेट का आदमी हूँ। तो पूना में डॉक्टर गोडबोले, रमेश गोडबोले was the senior most physician 30-40 years back, and at that time I worked with him. I am very fortunate. तो मेरे को ये बहुत सारी जो चीजें हैं, लैब वाली चीजें अच्छी तरह से पता है, कैसे लोग गलतियां करते हैं। क्या हो जाता है, वो जार लाते हैं, वो जार में यूरिन प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाला होता है। तो घर आते हैं पेशेंट, तो देखते हैं इसमें कुछ अलग अलग सी द्रव है, वो क्यों क्यों रखा है, कुछ गलती से रखा हुआ है, वो फेंक देता है आदमी। वो आदमी पेशेंट फेंक देता है, मानता है कि गलती से है उधर, और बाद में पेशाब लेता है, दूसरे दिन जाता है डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट को बताता है, सर मैंने 24 आवर ले लिया, फिर सर आप कल का जो जार था ना वो अच्छा नहीं था, उसमें कुछ गड़बड़ाहट थी, पानी भी नहीं गिरा हुआ था, तो मैंने फेंक दिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या कर दिया आपने, गलती हो गई, वो गलती है। तो 24 आवर यूरिन सैंपल लेते समय जार में कुछ संरक्षक द्रव्य डाले हुए रहते हैं, वो वैसे की वैसे रहना चाहिए। ये डॉक्टर ने पेशेंट को बताने की जरूरत है। पेशेंट तो क्या बेचारा, उसको कैसा पता चलेगा उसमें क्या है क्या नहीं है ना? ये सिंपल सिंपल जो बातें बहुत फायदेमंद हो जाएंगे आपको। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन द क्वांटिटी, क्या हो जाता है, ये पेशाब जो है वो कई कबार प्राकृतिक ढंग से भी बढ़ जाती है। जैसे कि मानो ये आपने ज्यादा पानी पी लिया दिन भर में, बहुत सारा पानी पी, क्योंकि लोग बोलते हैं पानी पीना अच्छा है, पानी पीना अच्छा है, बहुत सारा पानी पी लिया। दिन भर में क्या करता हूँ, जोर से भाग दौड़ करता हूँ, चाय पानी ज्यादा पीता हूँ, काफी पीता हूँ, मैं नॉनवेज खाता हूँ, बाहर का वर्षा ऋतु है, ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में भी हमारे शरीर में से यूरिन ज्यादातर प्राकृतिक रूप से ज्यादा निकलता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एज के हिसाब से भी थोड़ा बहुत इधर हो जाता है। यहाँ पर लिखा है मैंने, ड्रिंकिंग मोर वाटर, टी, कॉफी, हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं आप, तो उससे भी यूरिन में क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कोल्ड सीजन है एंड बच्चों लोगों में भी यूरिन का आउटपुट ज्यादा रहता है। पॉलीयूरिया, अभी पैथोलॉजिकल बात करेंगे। जब पैथोलॉजिकल कुछ चीजें हैं तो हम क्या क्या डिसीजेस, बीमारियां हमारे मन में आनी चाहिए, जैसे कि पहले आनी चाहिए कि ज्यादा आउटपुट है यूरिन का, पेशाब ज्यादा निकल रही है, स्पेशली रात को भी पेशेंट को उठना पड़ता है, जिसको बोलते हैं, यहां लिखा मैंने, नॉक्चुरिया। तो नॉक्चुरिया का पहला इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि व्यक्ति को मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, तो उसके लिए पेशाब में शक्कर आएगी, चक्कर आ रही है, तो तुरंत आपके मन में फास्टिंग एंड पोस्ट ग्लूकोज ब्लड सैंपल चेक करो, खून की जांच, शक्कर का प्रमाण खून में कैसा है ये भी देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पेशाब से सिर्फ क्या पता चला कि इसका मधुमेह है, कितना है, कितनी इंटेंसिटी का है, वो हमें खून की जांच नंबर आने से पता चलेगा। नॉर्मली 120/80 है ना, जैसे कि फास्टिंग जो है उसका सैंपल जो आप जांच करेंगे तो 80 रहेगा, खाना खाने के बाद जाएंगे तो 120-130 मिलीग्राम पर 100 ml आ जाएगा। चक्कर, खून की बात करो, अभी ये बात चल रही है वो
पेशाब की बात चल रही है। और एक है डायबिटीज इंसिपिडस। ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मेंदु में एक एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर पार्ट में एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। उसकी कमी होने से यह बीमारी हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस। कुछ नेफ्राइटिस लिखा है मैंने, किडनी को, वृक्क को, जहां यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसको जब सूजन आ जाती है तो भी यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नीचे देखिए। देन सीसीएफ, ये हृदय की बीमारी है। देन शॉक एंड फीवर्स, जब बुखार आ जाता है तो भी शरीर की उष्णता कम करने के लिए पेशाब का जो प्रमाण है वो बढ़ सकता है। ओलिगुरिया कम कब हो जाएगा, जिस जैसे लिखा है शॉक। शॉक का मतलब है मेंदु को रक्त पुरवठा कम हो जाना। और डिहाइड्रेशन, ये ज्यादा कॉमन है। ध्यान से देखिए, जब आपको घर में किसी को भी दस्त हो रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, या वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, और आप देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे उसका बेशुद्धि आ रहा है और उसको यूरिन, पेशाब पास नहीं हो रही है, तो ये बहुत गलत चीज है। इसका मतलब है इसका शरीर का जो पानी है वो पूरा का पूरा निकल गया है और उसको तुरंत सलाइन लगाने की जरूरत है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ हमारी यूरिन पर आप ध्यान देने की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूं कि शरीर के इंपॉर्टेंट जो पदार्थ हैं उसमें सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या मसल खून की बात नहीं करेंगे। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनकी भी प्राकृत अवस्था, पेशाब प्राकृत रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, और कुछ बातें लिखी है मैंने। कुछ दफा हम रक्त दे देते, खून, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, वो जब मिसमैच हो जाता है तो भी किडनी पर असर हो जाता है और उसकी जो पेशाब का प्रमाण है वो कम हो जाता है। अपीयरेंस, देखने में यूरिन कैसा लगता है? इट्स नॉर्मल, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट इज नॉर्मल, पारदर्शी होना चाहिए। कभी कभार उसमें ज्यादातर अल्ब्यूमिन ज्यादा बढ़ गया या फॉस्फेट्स या क्षार है उसका प्रमाण ज्यादा हो गया तो ये टर्बिड हो जाता है, गढ़ूल हो जाती है यूरिन, पेशाब दिखने में अच्छी नहीं दिखती, तो ये होता है टर्बिडिटी। तो उससे हमें पता चलता है कि इसको जंतु संसर्ग हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स, आरबीसीज, बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, ये सब चीजें, ज्यादातर पस सेल की बात, जंतु संसर्ग होने की शिकायत या संभावना हो सकती है जहां यूरिन ट्रांसपेरेंट नहीं होती। कलर, नॉर्मली इट शुड बी फीका फीका येलो कलर होना चाहिए, ड्यू टू यूरोबिलिन एंड यूरोक्रोम्स, ये जो पदार्थ हैं हमारे पेशाब में वो पेल येलो कलर दे देते हैं। उसका कलर गड़द कब हो जाता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है। जैसे मैंने कहा, यूरिन का मतलब क्या है? यूरिन का मतलब है पानी, और पानी में मिले हुए क्षार, है ना, घिल मिल हुए क्षार है। तो जब पानी का प्रमाण कम और क्षार का प्रमाण ज्यादा हो गया तो हाई कलर, डार्क येलो कलर की यूरिन हो जाएगी। किसमें होती है ये? समर सीजन में ज्यादा होती है, ग्रीष्म ऋतु में। डिहाइड्रेशन में ज्यादा हो जाएगी, जॉन्डिस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कामला, काविड, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ड्यू टू वायरस ए, वायरस बी, ये सब में पीली पीली, आंखें भी पीली, नख नाखून भी पीले और यूरिन भी पीली, पीला रंग जॉन्डिस बता देता है। कहीं कभार पेशेंट कुछ मेडिसिन लेता हुआ दिखाई देता है, तो डॉक्टर लोगों की जिम्मेदारी है कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री प्रॉपर ढंग से ले ले। क्या आपको अभी कुछ बीमारी है क्या? अभी कुछ आप टैबलेट्स ले रहे हैं क्या? तो उस टैबलेट से भी कुछ बीमारी नहीं है उसको, फिर टैबलेट की वजह से एज ए व्हाट यू कैन से ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टैबलेट कलर चेंज हो जाता है पेशेंट का, उसमें कुछ गलती नहीं होती। सिंपल सी बात है, इफ यू आर टेकिंग टैबलेट बी कॉम्प्लेक्स, बीप्लेक्स टैबलेट लेने से भी पेशाब ज्यादा पीली हो सकती है। एक फ्यूराजोलिडिन जो अतिसार होता है ना लोगों को, डायरिया होता है, उसमें जो टैबलेट दी जाती है फ्यूराजोलिडिन, उससे भी वो देखने में भी टैबलेट पीली है और पेशाब भी पीली हो जाती है। एक टैबलेट है पायरिडियम, पेशेंट आता है मेरे पास, उसको क्या शिकायत है? जलन की शिकायत है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। वो जलन कम करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूं? ये टैबलेट पायरिडियम। फिर वो लेने से 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद
पेशेंट जब पेशाब पास करता है, इतनी इतनी येलो रेड कलर की यूरिन होती है, वो घबरा जाता है। वो तुरंत डॉक्टर को फोन लगाता है, डॉक्टर हेलो, आपने सुबह एक गोली दी थी, मेरे को जॉन्डिस हो गया, आपने टैबलेट दी और मेरे को जॉन्डिस हो गया। ऐसी नहीं है। तो जब आप ये टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे तो डॉक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट को उसके बारे में बता दे कि ये टैबलेट लेने से आपको पेशाब में कलर चेंज हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा पीला हो सकता है, थोड़ा लाल कलर का हो सकता है, घबराओ मत, ये पेशाब में खून बिल नहीं आ रहा है, ये टैबलेट का ही वजह से वो रंग बदल चुका है ना। बात बहुत मामूली सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कलर यूरिन कब हो जाती है? क्रश इंजुरी, जिसके कोई बिल्कुल रोड एक्सीडेंट हो गया और किडनी को आघात हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो उससे तकलीफ हो सकती है। रेड आरबीसी ज्यादा है, वो पैथोलॉजिकल है, वो मेडिसिन की बात नहीं, वो इंजुरी हो गई है ना। दूसरी है हिमैचुरिया। हिम मतलब खून। जब पेशाब में खून आता है तो उसकी जांच बहुत अच्छी ढंग से करनी चाहिए, बहुत अच्छी ढंग से। उसके ऊपर बिल्कुल दुर्लक्ष्य मत कीजिए। क्यों रेड कलर की है? कई कबार सिंपल सी रीजन होती है, जैसे कि कैलकुलस, बड़ा वाला स्टोन, मुतखड़ा जो है वो पास होता है तो इंजुरी कर देता है हमारे यूरिनरी पैसेज को, मूत्र मार्ग जो है वह ट्रॉमा होता है और खून आता है। जब कैलकुलस निकल पड़ेगा तो अपने आप वो ठीक ठाक हो जाएगा। बाय चांस कुछ कैंसर जैसी भी चीजें होती है मूत्र मार्ग में, तो भी हिमैचुरिया हो सकता है। ध्यान से सुनिए। और एक चीज लिखा है मैंने, ये ट्यूबरक्लोस की, राजयक्ष्मा, क्षय की आजार की, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बीमार की ये टैबलेट है रिफैम्पिसिन। ये लेते समय भी पेशाब को लाल रंग की हो सकती है। एपिल देखिए, यहां आपको देखागा क्लियर यूरिन है, यहां थोड़ा सा टर्बिड आ गया है, उसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जंतु संसर्ग हो सकता है। ओडोर नॉर्मल, अभी नॉर्मल रहता है। हर हर एक पेशाब को कुछ ना कुछ बास आती है, उसको बोलते हैं यूरिनस, मूत्रगंध बोलते हैं आयुर्वेद में। एरोमेटिक एसिड की वजह से हो जाता है। कई कबार ज्यादा टाइम आपने पेशाब रख दी अपने लेबोरेटरी में या घर पर, तो उससे भी थोड़ी बदबू आ जाती है। क्यों आ जाती है? द यूरिया इज अ, जो केमिकल है, यूरिया जो पदार्थ है, वो प्रथिन की चयापचय से बनता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से यूरिया बनता है और यूरिया यूरिन में से पास होता है। यूरिया जो पदार्थ है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। ध्यान से सुनिए। तो यूरिया इज डिकम्पोज टू फॉर्म अमोनिया, उससे अमोनिया वायु निकलता है और वो स्पेशली टिपिकल एमोनिक स्मेल देता है। जैसे एग, कुछ हमने रखे अंडे, तो अंडे की जो बास आती है इसी तरह का वो स्मेल आ जाता है। कई कबार हमारी पेशाब में कीटोन बॉडीज करके एक पदार्थ ज्यादा बनेगा, तो उसको बोलता है कीटो एसिडोसिस। खून में या पेशाब में जब कीटोन बॉडीज का प्रमाण बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। ये ज्यादातर मधुमेह के जो रुग्ण हैं, डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट्स हैं, जब हमारी रक्त की शर्करा, रक्त खून में होने वाली शक्कर, नॉर्मली इट शुड बी अराउंड 150 मिलीग्राम, कई कबार ये 500 तक हो जाती है, 750 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाती है, 1000 तक चली जाती है और डायबिटिक वाला पेशेंट बेशुद्ध हो जाता है। उसको बोलते हैं डायबिटिक कोमा, हाइपर ग्लाइसेमिक कोमा, ज्यादा शक्कर बढ़ने से। तो उस जो पेशेंट होते हैं उसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस हो गया उसको। तो उसको जो बास वो पेशेंट हमारी रुग्णालय में प्रवेशित होता है, वो पेशाब को इतनी टिपिकल स्मेल आती है कि डॉक्टर लोगों को दूर से ही पता चलता है कि इस वार्ड में, इस रूम में, इस कमरे में रुग्णालय के ये डायबिटिक का शॉक वाला पेशेंट, बेशुद्ध हुआ पेशेंट है। क्योंकि उसका जो स्मेल है उस पर लिखा है, देखिए, फ्रूटी ओडोर। ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स, जब ग्रेप्स रॉटन हो जाएंगे तो उससे जो एक बांस आएगी उसको बोलते हैं फ्रूटी ओडोर। फ्रूटी, FRUI, फ्रूट जैसे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैं जैसे हर बार कर रहा हूं कि सॉल्वेंट और सोल्यूट, ये दोनों का जो प्रमाण है वो तारतम्य से होना चाहिए।
स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज मेजर्ड बाय टिपिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है इसके लिए, उसको बोलते हैं यूरिनोमीटर। तो पेशाब की स्पेसिफिक ग्रेविटी घनता, विशिष्ट घनता कितनी होती है? 1.003 टू 1.030। ये नंबर कृपा करके ध्यान में रखिए। ये ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द, उसमें क्षार कितने मिले हुए हैं इसके ऊपर डिपेंड रहता है। डायबिटीज मेलिटस में ये जब शुगर आपके पेशाब में ज्यादा है, प्रोटीन्स ज्यादा है, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा ही मिलेगी। फिलहाल ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है, बता दिया ना मैंने, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें एक हार्मोन है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो मूत्र को नियंत्रित करता है। उसकी जब हार्मोन की कमी होती है, ADH कम है, तो पेशाब ज्यादा बनेगी, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान से सुनिए, डायबिटीज इंसिपिडस में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, डायबिटीज मेलिटस में ज्यादा होती है। डायबिटीज मेलिटस में शक्कर पाई जाती है, डायबिटीज इंसिपिडस में शक्कर पाई नहीं जाती। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। दोनों के अलग अलग कारण है। डायबिटीज मेलिटस मधुमेह की मूल कारण क्या है? इंसुलिन की कमी होना। इंसुलिन भी हार्मोन है। डायबिटीज इंसिपिडस की कारण क्या है? ADH हार्मोन की कमतरता होना। ठीक है। एक बीमारी ऐसी है जैसे किडनी का एक्सट्रीम कुछ प्रॉब्लम बन गया, पूरा का पूरा क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, किडनी फेल हो गई, तो किडनी फेल हो जाने से स्पेसिफिक ग्रेविटी में बदलाव नहीं आता। वो महीनों शुरू में देखिए, महीना आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, इट इज अ फिक्स्ड 1.010, क्योंकि क्या हो जाता है उसमें कुछ अलग अलग नहीं, किडनी काम ही नहीं कर रही हमारी, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बिकम्स फिक्स्ड। ओके, ये देखो यूरिनोमीटर दिखाया मैंने, ये प्लेन वाटर है, यही यूरिनोमीटर हम यहाँ डालते हैं यूरिन में, ये यूरिन दिखाया कांच की शीशी में, है ना। हाउ टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी? क्या करते हैं लोग, 40-50 ml यूरिन इज टेकन इन द वर्टिकल ग्लास सिलेंडर। यहाँ देखिए फिलहाल, इसमें हम यूरिन लेते हैं और इसमें ये डाल देते हैं। इसे डालने से क्या हो जाएगा? इट शुड नॉट टच टू द स्लाइड ऑफ द सिलेंडर, कहाँ भी उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, वो फ्लोट होना चाहिए। तो उसके मार्किंग्स रहते हैं 1.0 टू 1.60, वो लेवल हम मानते हैं और उससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही देखिए। यहाँ मैं बता देता हूँ, ये जो है ये लेवल यहाँ पर मार्किंग्स है, और उस मार्किंग देखने से, वो आंकड़ा देखने से, यहाँ के आंकड़े नहीं, ध्यान से सुनिए, ये नहीं बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई एम सॉरी, ये यहाँ पर जो आंकड़े हैं ना, ये हमें देखने हैं, न कि इसके। ये यूरिन वाला है, ये यूरिनोमीटर है। मेरे ख्याल से इतनी बात काफी है। ये देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने सब बातें अभी कर दी है कि कैसा मापता है और क्या वैल्यूज रहती हैं। रिएक्शन, वो एसिडिक है हमारी पेशाब या अल्कलाइन है? नॉर्मली एवरीबडी शुड हैव द एसिडिक यूरिन बिकॉज ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड। दिस इज द टेस्ट। एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर, वो पेशाब में डालते हैं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर चेंजेस टू द रेड कलर। तो रेड कलर आने से क्या पता चलता है कि वो एसिडिक है, नॉर्मल है। वो एसिडिक क्यों है? क्योंकि हमारी पेशाब में ये हाइड्रोजन आयन निकल आते हैं। शरीर में ज्यादा जो उष्णता है वो हाइड्रोजन आयन से है, एसिड बेस बैलेंस, वो हाइड्रोजन आयन निकाल देनी चाहिए। वो तो बाहर जाते हैं तो अपने आप पेशाब क्या हो जाती है, एसिडिक बन जाती है। दूसरी एक पैथोलॉजिकल कब मोर एसिडिक, व्हेनेवर देयर इज एक्सेसिव प्रोटीन्स टू द नॉन-वेज डाइट। मांसाहार कर रहे हैं आप तो ज्यादा प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन से ज्यादा हाइड्रोजन आयन निकल आएंगे और वो पेशाब में आएंगे तो आपको ज्यादा एसिडिक बन जाएगी। अलग वाली जैसे हमने बात की थी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसमें भी ज्यादा एसिडिक आ सकती है, जैसे क्योंकि एसिड है ना, वो एसिड ज्यादा बढ़ गया है, कीटोन नाम के जो एसिड है वो बढ़ गए हैं। वो डायबिटीज की ब्लड शुगर जब ज्यादा हो जाती है तो ये बढ़ते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग फास्टिंग, उपवास कर रहे हैं आप, लंघन कर रहे हैं, तो भी आपके शरीर में से प्रोटीन की जलन, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और उससे यूरिन एसिडिक बन जाती है। वेरी रेयरली इट बिकम्स अल्कलाइन, वेरी रेयरली, ज्यादा अल्कलाइन नहीं देखी जाती। किसमें देखी जाएगी? कंटिन्यूस वोमिटिंग, उल्टी की शिकायत है, बच्चे को उल्टी हो रही है तो उसकी यूरिन अल्कलाइन पा जा सकती है। पेशेंट ज्यादा फ्रूट डाइट ले रहा है, सिर्फ
फल आहार कर रहा है तो उसकी भी यूरिन अल्कलाइन हो सकती है। ये देखिए लिटमस पेपर डाल रखा है, यहाँ रेड कलर का हो गया, ये एसिडिक है, ये क्या है, ये अल्कलाइन है। तो ये बात फिर खत्म हो गई। कलर पेल येलो, नॉर्मल फिजिकल टेस्ट, अपीयरेंस क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ओडोर मास यूरिनस है, रिएक्शन एसिडिक है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1.012। आगे चलते हैं। अभी केमिकल टेस्ट, 5 केमिकल टेस्ट की बात करेंगे। अल्बुमिन की फर्स्ट टेस्ट है, कैसे करते हैं हम, 2/3 यूरिन टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, अपर 1/3 को हीट लगाते हैं गैस फ्लेम से, और जब उधर टर्बिड हो जाता है, पीपीटी आ जाती है, तो हम मान लेते हैं कि वो अल्बुमिन है या फॉस्फेट है। दो चीजें से टर्बिड हो सकता है, पीपीटी आ सकती है, प्रथिन का शाखा बन जाता है, तो वो किसका है, अल्बुमिन का है या फॉस्फेट। फॉस्फेट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो कंफर्म करना है कि अल्बुमिन है तो किडनी वाला प्रॉब्लम है। तो कैसे कंफर्म करते हैं, उसमें वो शाखा जो है पीपीटी जो है उसमें 10% एसिटिक एसिड डाल दे। इफ पीपीटी परसिस्ट, वैसा की वैसा शाखा बन गया, तो ये अल्ब्यूमिन वाला ही है, उसको बोलते हैं अल्ब्यूमिनुरिया, यूरिन में अल्ब्यूमिन ज्यादा आ जाता है। यहां केमिकल टेस्ट में एक बात बता देना चाहता हूं, क्या है कि प्रोटीन्स, अल्ब्यूमिन, शुगर, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कीटोन बॉडीज, ये देखने वाले हैं हम केमिकल टेस्ट में। ये 5 चीजों को बोलते हैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। तो विद्यार्थियों को यह प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चा बोलो मेरे को, ये प्रोटीन्स हमारे शरीर को लिए जरूरत नहीं है, शुगर की जरूरत नहीं है हमें। वो तो नहीं सर, जरूरत है प्रोटीन्स की, शुगर की भी जरूरत है, तो ये एबनॉर्मल क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे शरीर में, हमारे मांसपेशियों में, हमारे खून में ये विशिष्ट प्रमाण प्रोटीन्स का, शुगर का रहना ही चाहिए, होता ही है, क्योंकि उसके बहुत सारे बाइल सॉल्ट के फायदे हैं। फिर उसका प्रमाण हमारे खून में, रक्त में इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो पेशाब में हमें दिखने लगे हैं। तो नॉर्मली अल्ब्यूमिन, शुगर, बाइल सॉल्ट ये पेशाब में नहीं आने चाहिए, पेशाब में नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब दो होता है कि एक तो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस, चयापचय प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो किडनी का फंक्शन बिगड़ गया है। समझ में नहीं बात। तो इसकी जानकारी हम लेते हैं, ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। फिर जब वो पेशाब में पाए जाएंगे तो हमें उसको बोलना पड़ेगा कि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। वैसे तो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है अल्ब्यूमिन, शुगर, बाइल सॉल्ट्स, फिर जब पेशाब में आते हैं तो अबनॉर्मल है। ये देखिए, अभी ये टेस्ट ट्यूब वाली बात चली गई, आउटडेट होगी। कई कबार जब इमरजेंसी हमें देखना पड़ता है कि कितनी प्रोटीन है, कैसा शुगर है या नहीं है, तो ये स्टिक्स बनाए हुए हैं, उसको बोलते हैं कुछ स्पेसिफिक डायस्टिक्स या यूरोस्टिक्स। डायस्टिक्स का मतलब है शुगर के लिए, यूरोस्टिक्स का मतलब है उसमें अल्ब्यूमिन देखा जाता है, उसमें शुगर देखी जाती है। तो उसके सब के लिए ये अलग अलग कलर है। हम सिर्फ डीप टेस्ट बोलते हैं। डीप टेस्ट क्या करना है, हमें पेशाब में वो स्टिक जो है, कागज वाली स्टिक, पट्टी, वो देखना चाहिए कि उसके रखकर क्या चेंज हो जाता है, कैसे कलर चेंज हो जाता है। तो उसके लिए स्टिक वाली टेस्ट है। अल्ब्यूमिनुरिया फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, कई कबार पोस्चुरल या ऑर्थोस्टैटिक अल्ब्यूमिनुरिया बोलते हैं। कई बार हम दौड़ते हुए, कई दिन भर में खड़े हुए हैं और शाम को पेशाब चेक करवा लिया हमने, तो हो सकता है कि पेशाब में टेम्पररीली, प्रासंगिक तरीके से थोड़ा बहुत अल्ब्यूमिन आ गया, ट्रेस अल्ब्यूमिन बोलेंगे उसको। उसको लगातार, उसको पेशेंट को कुछ शिकायत नहीं है, तो फिजियोलॉजिकल हो गया। देन यंग एडल्ट्स में वो पाया जाता है। जो मांसाहारी रोग है उसमें भी ये अल्ब्यूमिन ट्रेस तरीके से आ सकता है। पेशेंट को शिकायत कुछ भी नहीं रही, हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अल्ब्यूमिनुरिया। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा मैंने फैन बना दिया क्योंकि थोड़ी सी ये हो रही है, तकलीफ हो रही है, कोई भी बात नहीं है। यूरिन अल्ब्यूमिनुरिया, अभी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, ज्यादा 2+, 3+, 4+ अल्ब्यूमिन आ गए, ज्यादा वो पीपीटी गड़द है, थिका थिका है, थिक है, तो उसमें क्या हो सकता है, प्री रीनल कॉजेस, रीनल कॉजेस एंड पोस्ट रीनल कॉजेस।
मतलब किडनी के पहले वाले रक्त में या शरीर में होने वाले कुछ इंफेक्शंस, सीरियस इंफेक्शंस, फीवर, बुखार है, CCF हृदय की बीमारी है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, और हमारे रोड एक्सीडेंट हो गया और सेरेब्रल इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से भी यूरिन में, पेशाब में अल्ब्यूमिन आ सकता है। एक कारण है रीनल कॉजेस, डायरेक्ट सूजन आ गई है, हमारी किडनी को सूजन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की शिकायत हो गई है बच्चे को, हा? और पोस्ट रीनल इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेल्विस ऑफ द किडनी, यूरेटर की कुछ सूजन है, ब्लैडर की भी सूजन है, सिस्टाइटिस बोलते हैं, यूरेटराइटिस बोलते हैं, तो उसमें भी अल्ब्यूमिन आ सकता है। ठीक है। यूरिन शुगर, सेकंड टेस्ट, केमिकल टेस्ट, शक्कर की जांच करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे हमारे लेक्चर में ये टेस्ट, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, क्या करते हैं हम, 5 ml बेरिलिक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें 8 ड्रॉप्स थेम जो है वो यूरिन के डालते हैं और हीट करते हैं, हीट का मतलब बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद ठंडा करते हैं। ध्यान से सुनिए, यहां नहीं लिखा है, फिर ध्यान से सुनिए, वो उबाला हुआ जो द्रव है वो हमें ठंडा करना है। ठंडा हो जाने के बाद यू मे चेंज सम कलर चेंजेस, लाइक ग्रीन तो नॉर्मल है, उसका येलो हो गया, उसका ऑरेंज हो गया, उसका रेड कलर हो गया, तो उसका मतलब है ग्रीन इज अ नॉर्मल। फिर आगे चलकर येलो, ऑरेंज, रेड ये हमको बताता है कि हमारा येलो है तो 0.5% शुगर है, ऑरेंज हो गया तो 1.5% शुगर है, और रेड हो गया तो 2% शुगर इज प्रेजेंट इन द यूरिन। और ज्यादा सा ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस। जब शुगर में ये जब पाया जाएगा और पेशेंट कहता है मेरे को बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, रात को उठना पड़ता है पेशाब के लिए 7-8 दफा, और वेट लॉस हो रहा है, मेरे को ज्यादा भूख लग रही है, ज्यादा प्यास लग रही है, तो ऑल दीज सिम्टम्स इंडिकेट पेशेंट हैज अ डायबिटीज, मधुमेह वाला पेशेंट है, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, फास्टिंग एंड पोस्ट ग्लूकोज ब्लड शुगर करना ही चाहिए टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। ध्यान से सुनिए, ये देखिए ग्रीन, आई एम सॉरी इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इज 0.5 is negligible, yellow is 1%, this is significant, 1%, 2, 3 plus, 4 plus, these are the significant values। तो ये बता देते हैं कि हो सकता है कि पेशेंट को मधुमेह की शिकायत हो, कंफर्म बाय द ब्लड शुगर एग्जामिनेशन ओनली। ये देखिए यहां कलर देखे हैं, तो ये देखिए ब्लू कलर है, उसका ग्रीन हो गया, येलो हो गया और रेड हो गया। अभी मैं बता रहा हूं कि ये टेस्ट की वजह, अभी ये स्टिक्स आ गए हैं बाजार में, तो उससे हम प्रोटीन्स या शुगर की जांच स्ट्रिप टेस्ट से करवाते हैं। सिर्फ आपको डीप करना है यूरिन में, डिप टेस्ट बोलते हैं उसको, और तुरंत 1 सेकंड में आपको पता चलेगा कि उसको शुगर है या अल्ब्यूमिन है या नहीं है। इसके लिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो रहता है उसके कंटेंट विद्यार्थियों को पूछे जाते हैं कि टेल मी द कंटेंट्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सो क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, दीज आर द कंटेंट्स। तो ग्लूकोज इन द यूरिन, इसका प्रिंसिपल पूछते हैं विद्यार्थियों को, इस टेस्ट का प्रिंसिपल याद होना चाहिए। डॉक्टर्स लोगों को, पेशेंट लोगों को कोई जरूरत नहीं है। क्या है प्रिंसिपल, ये रिड्यूसेस द अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, जो यूरिन है जिसमें शक्कर है, वो क्या करता है, ये शक्कर की वजह से अल्कलाइन कॉपर सल्फेट ऑफ बेंडिक सॉल्यूशन, उसका बदलाव किसमें आ जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड हो जाता है। ये देखिए अल्कलाइन कॉपर सल्फेट का रूपांतर किसमें हो जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो केमिकल है उसकी वजह से पेशाब का रंग बदल जाता है। ठीक है, द शुगर्स विच कैन रिड्यूस द बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये बदलाव किससे हो जाता है, आपकी पेशाब में। शक्कर के अनेक सारे प्रकार हैं, ज्यादातर ग्लूकोज है, फिर लैक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इस सब शुगर की वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। यूरिन शुगर, तो द रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस अदर देन द शुगर, शक्कर नहीं है, जिसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स गलत तरीके से, क्यों गलत, मतलब गलत नहीं है, उसके अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने जो 24 आवर यूरिन का मैंने बात की थी ना, जार जो देते हैं लोग, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, ये फॉर्मेलिन और क्लोरोफॉर्म होता है, तो उस जार वाला 24 आवर वाला सैंपल, उसमें हमने शुगर चेक करवा ली, तो हो सकती है वो पॉजिटिव आ जाती है।
वो शक्कर की वजह से नहीं है, वो किसकी वजह से, ये प्रिजर्वेटिव्स की वजह से है। पेशेंट कुछ मेडिसिन ले रहा है, जैसे एस्पिरिन ले रहा है, उसको हार्ट की शिकायत है, थ्रोम्बोज न होने के लिए स्मॉल डोज में एस्पिरिन की टैबलेट ले रहा है, या विटामिन सी आप ले रहे हैं, पेनिसिलिन कुछ दवा चल रही है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन जो टीबी वाली दवा है, इस मेडिसिन की वजह से भी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में पेशाब में शक्कर आ सकती है, दिखा सकती है। ध्यान से सुनिए। तो आपको कंफर्म कैसा करना है, फास्टिंग एंड पोस्ट ग्लूकोज ब्लड शुगर आपको करनी ही होगी टू कंफर्म डायबिटीज मेलिटस। ग्लाइकोसूरिया प्लस हाइपरग्लाइसेमिया, इसका मतलब ग्लाइसेमिया, एमिया का मतलब है खून, खून में शक्कर ज्यादा है, मोर देन 180 मिलीग्राम पर 100 ml, तो दोनों चीज मिलाकर यूरिन और खून दोनों में शक्कर, तो ही डायबिटीज मेलिटस बीमारी हो सकती है। ग्लूकोज एंड हाइपरग्लाइसेमिया कैन समटाइम्स, वेरी रेयरली, इन हाइपरथायरॉयडिज्म। तो आपको देखना पड़ेगा कि पेशेंट की शिकायत क्या है, तकरार, कंप्लेंट्स क्या है, उसके द्वारा हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि इसको डायबिटीज मेलिटस ही है, थायराइड की शिकायत नहीं है, इंट्राक्रेनियल कुछ मेंदु में कुछ गांठ या बोलते हैं ना कैंसर की, या कुछ ट्यूमर नहीं है, कुशिंग सिंड्रोम नहीं है उसको। ये सब बातें डॉक्टर लोग अच्छी तरह से पहचानेंगे आपकी जो कंप्लेंट्स है उसके द्वारा, और देन ही विल कंफर्म दैट दैट पर्टिकुलर शुगर इन द यूरिन, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, इज इट अ डायबिटीज मेलिटस और कुछ उसके लिए कारण है। एक कारण अलग है, रीनल ग्लाइकोसूरिया। उसका मतलब बता देता हूं मैं। हमारी किडनी की एक लेवल होती है कि उसके आगे की जो शुगर आ गई हमारी खून में, उसके आगे ज्यादा शुगर है तो वो पेशाब में आनी चाहिए। नॉर्मली जो थ्रेशोल्ड बोलते हैं, किडनी जांच लेती है कि 118 मिलीग्राम 180, उसके आगे वाली जो शुगर है वही पेशाब में आ जाएगी, वो हमारी एक लिमिट है। जैसे फ्लड आ जाता है तो जो नदियां बहती हैं उसके पास में एक मार्किंग क्या रहता है ना, रेड मार्किंग या ग्रीन मार्किंग, तो हमारा थ्रेशोल्ड बोलते हैं, लिमिट क्या है किडनी का। कई लोगों में बाई चांस वो लिमिट थोड़ी नीचे, बाई चांस गॉड ने ही कम रखी है, वो बोलते हैं कि 150 से ज्यादा हो गई तो पेशाब में आ जाएगी। हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट क्या है, हमारी किडनी वाला 180 मिलीग्राम। फिर कई लोगों में वो लिमिट थोड़ा कम होने जाने से 150 रहेगा, तो 160 भी हो गई तो उसकी पेशाब में शुगर आ जाएगी, तो उसका मतलब डायबिटीज है नहीं। वो बोलते हैं लो रीनल थ्रेशोल्ड। लो रीनल थ्रेशोल्ड से भी ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, पेशाब में शक्कर आ सकती है। ठीक है। एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया, जैसे कि रैपिड एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द शुगर फ्रॉम द इंटेस्टाइन। कुछ पेशेंट्स के क्या हो जाता है, एक स्टमक में पेप्टिक अल्सर है तो गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया हमने, कुछ गैस्ट्रिक स्टमक का पार्ट निकाल दिया। और कुछ पेशेंट्स है ज्यादा ज्यादा शुगर खा ली, तो थोड़ा बहुत टाइम के लिए ट्रांजिशनल 1-2 घंटे में थोड़ी शुगर चेक करवा ली, तो बाय चांस, इट्स अ बाय चांस, इट्स नॉट रूटीन, उसके पेशाब में भी शुगर आ सकती है। उसको बोलते हैं एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया, इज अ वेरी रेयर, अपवादात्मक है, इट्स नॉट नॉर्मल। ओके, अभी ये डायस्टिक्स की बात तो मैंने कह दी आपको। फोर्थ टेस्ट बाइल सॉल्ट, आई एम सॉरी, थर्ड टेस्ट प्रोटीन, शुगर और अभी बाइल सॉल्ट। कैसे करते हैं, 5 ml ऑफ द यूरिन, स्प्रिंकल सल्फर पाउडर, पिंच, चिमट भर सल्फर पाउडर हम यूरिन में डाल देते हैं। वो जो सल्फर पाउडर है वो नीचे चली गई, बॉटम में ग्लास ट्यूब में नीचे चली गई, तो उसको बोलते हैं बाइल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इफ द sulfur powder goes to the bottom, sinks down. Due to the presence of bile salts क्या हो जाता है, वो सरफेस टेंशन है पेशाब का वो थोड़ा कम हो जाता है और वो अंदर घुस जाती है। सरफेस टेंशन, जो पेशाब का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जो टेंशन रहता है, सरफेस बना हुआ रहता है, वो थोड़ा ऐसा पतला सा हो जाता है और सल्फर पाउडर नीचे जाती है, सिंक हो जाती है। सो बट इसके लिए एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, डू नॉट यूज द सोप टू वॉश द टेस्ट ट्यूब, अदरवाइज इट विल गिव द फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। जब वो हमारे टेक्नीशियन साफ करते हैं ना टेस्ट ट्यूब, उनको बता देना चाहिए कि ये टेस्ट करने से पहले जो आपने टेस्ट ट्यूब ली है वो ज्यादा
ये साबुन से मत धो, उससे क्या हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा। बाइल सॉल्ट आर प्रेजेंट इन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, जॉन्डिस की बीमारी में ये हमें बाइल सॉल्ट्स मिल जाते हैं। बाइल सॉल्ट्स के नाम पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स लोगों को, ये नाम है सोडियम टाउरुकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट, पोटेशियम टाउरुकोलेट एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। 4 तरह के बाइल सॉल्ट के नाम याद कीजिए स्टूडेंट्स लोगों के लिए। बाइल सॉल्ट जो होते हैं ना, वो एक्सक्रीटेड इन द बाइल थ्रू द लीवर, यकृत से ये निकालते हैं, यकृत में निर्मित की जाती है बाइल सॉल्ट्स। और जो द्रव पदार्थ यकृत से निकलता है उसको बोलते हैं बाइल। पित्त निकलता है, पित्त, बाइल। और कहाँ आ जाता है, स्टोर कहाँ किया जाता है, वो गॉल ब्लैडर रहती है ना, यकृत के पीछे एक बैग रहती है, उसको बोलते हैं पित्ताशय, उसमें ये पित्त संचित कर रखा जाता है। ये बाइल सॉल्ट बाद में, बाइल हमारी पचन जो नलिका है उसके द्वारा ड्यूडेनम में आ जाता है, आंध्र प्रदेश में आ जाता है। और जो आंतड़ी है उसमें जो पचन व्यापार होते हैं, उसमें से फैट का पचन व्यापार अच्छा होने के लिए तेल, तुप, घी, ऑयल जो हम खाते हैं उसका अच्छी तरह से पचन होने के लिए बाइल सॉल्ट की बहुत जरूरत है। स्निग्ध पदार्थ, लिपिड सब्सटेंसेस की पचन में मदद करने वाला ये बाइल सॉल्ट है। बाइल सॉल्ट इज नॉट एंजाइम, उसके लिए लाइपेज करके एंजाइम होता है, लाइपेज से स्निग्ध पदार्थ का पचन होता है। फिर वो लाइपेज एक्ट होने के लिए, लाइपेज के एक्शन होने के लिए बाइल सॉल्ट्स मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, यहां दिखाया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वो पतला पतला कर देता है, जो ग्लोब्यूल्स रहते हैं ऑयल के वो छोटा छोटे कर देते और लाइपेज एक्ट हो सकते, एंजाइम की एक्शन हो सकती है। तो स्निग्ध पदार्थ, ऑयली सब्सटेंस के पचन व्यापार के लिए बाइल सॉल्ट्स की बहुत जरूरत रहती है। ध्यान से देखिए, ये देखिए सल्फर पाउडर फ्लोट हो रही है और ये नीचे चली गई है। तो नीचे चली गई मतलब इस यूरिन में भी जॉन्डिस है और बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है। आगे चलकर बाइल पिगमेंट की टेस्ट है। टेस्ट ऑफ बिलिरुबिन या बाइल पिगमेंट, प्रिंसिपल बता दे रहा हूं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड का एक द्रव रहता है, कन्वर्टेड टू बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड is converted to barium sulfate due to sulfate radicals present in the urine. Bilirubin adheres to the barium sulfate and can be detected due to oxidation of bilirubin to biliverdin in presence of ferric chloride and trichloroacetic acid. ये पीपीटी सामान्य जन के लिए तकलीफ वाली हो सकती है, मेरे को माफ कर दीजिए। फिर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही जरूरत पीपीटी है, क्योंकि उनको बार बार ये तत्व, ये टेस्ट का तत्व पूछा जाता है, उनको ये याद होने की जरूरत है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है। फाउचेट रिएजेंट का इस्तेमाल बाइल पिगमेंट के लिए करते हैं। 4 ml ऑफ यूरिन प्लस 2 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये प्रमाण से हम लेते हैं। वो टेस्ट ट्यूब में ले लिया, रख दिया कुछ देर और फिल्टर कर दिया। फिल्टर द सॉल्यूशन, आफ्टर ड्राइंग द फिल्टर पेपर, ऐड फिल्टर पेपर के ऊपर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फाउचेट रिएजेंट ऑन द प्रेसिपिटेट ऑफ द फिल्टर पेपर। वो ड्रॉप्स डालने के बाद तुरंत उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो फिल्टर पेपर में जो पीपीटी साका है उसका कलर ग्रीन हो गया, तो मतलब उसमें बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। Bile salts and bile pigments are always present 99% in the case of jaundice. इससे काविल की पता हो जाता है, पीली बीमारी जो है उसकी पता हो जाता है। यूरोबिलिनोजेन नाम की एक टेस्ट है, वो बाइल पिगमेंट की ही एक अगली वाली स्टेप है। क्या करते हैं, एड 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ एयरलिच, जरा नाम कठिनाई का है, एयरलिच रिएजेंट ऑन द फिल्ट्रेट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फिल्टर पेपर तो अलग बात होगी, वो बाकी का जो उधर है टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम ये डालेंगे एयरलिच रिएजेंट। तो लाइट पिंक कलर आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक ठाक नॉर्मल है। डार्क रेड हो गया उसका कलर, तो वो करते एबनॉर्मल यूरोबिलिनोजेन इज प्रेजेंट। और ये यूरोबिलिनोजेन क्या है, यूरोबिलिनोजेन है ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन। ये यूरोबिलिनोजेन कब पाया जाता है, जॉन्डिस या काविल की बीमारी के शुरुआत में, पहले 2-4 दिन में,
या आखिरी वाली, जब कोविड ठीक ठाक होने लगती है, हमारा यकृत नॉर्मल होने लगता है, तब भी ये यूरोबिलिनोजेन प्रेजेंट होता है। उसको प्रैक्टिस में ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा महत्व किससे देंगे आप? बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ जॉन्डिस, कोविड में प्रेजेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट मेरे ख्याल से हमने देख लिया है। इसका प्रिंसिपल है, फाउचेट रिएजेंट के क्या घटक द्रव्य हैं विद्यार्थियों के लिए। फाउचेट रिएजेंट में क्या होता है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड 25 ग्राम प्लस 10% फेरिक क्लोराइड 10 ml and distilled water to make the 100 ml solutions. Bile pigments are present in infective hepatitis या jaundice या कामला। ये देखिए प्रेसिपिटेट जो है, यहाँ फाउचेट रिएजेंट डाल दिया तो ये कलर आ जाएगा, ब्लू ग्रीन प्रेसिपिटेट बन जाएगा वो। यूरोबिलिनोजेन की हमने बात कही अभी, breakdown product of bilirubin. If urobilinogen is a trace, it is normal. If it is excess, it indicates hemolytic jaundice. आरबीसी रक्त कण ज्यादा टूटने फूटने से जो जॉन्डिस होती है उसको बोलते हैं हिमोलाइटिक जॉन्डिस। ये एर्लिच रिएजेंट के कंटेंट्स लिख दिए हैं, पैरा डाइमेथिल अमाइनो बेंजाल्डेहाइड 29 ग्राम्स प्लस 5% प्योर एनालिटिकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मेक 100 ml सॉल्यूशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये बात आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी जरूरतमंद बात है। केमिकल टेस्ट, फिफ्थ केमिकल टेस्ट, कीटोन बॉडीज। 2 pinch of Rothraz powder in the petri dish plus add 2 to 3 ml of urine. Rothraz powder ये रिएजेंट है, वो पेशाब से मिलकर वो पर्पल कलर जब आ जाएगा तो कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट। ये कीटोन बॉडीज एसिडिक है। कौन सी है? उसका नाम क्या है कीटोन बॉडीज का? एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। ये कीटोन बॉडीज के नाम है। कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जब मधुमेह का रुग्ण है और उसकी ब्लड शुगर 500, 700, 1000 बन गई, उसको बेशुद्ध अवस्था आ गई, तो उसके पेशाब में कीटोन बॉडीज आपको जरूर मिलेंगे। उसकी अलग बात है जब पेशेंट में डिहाइड्रेशन हुआ है, तो डिहाइड्रेशन उल्टी है, जुलाब हो गया है, लूज मोशंस हो गए, तो बच्चों में ज्यादातर ये कीटोन बॉडीज पाए जाएंगे। ध्यान से सुनिए, सिर्फ बच्चों में या ओल्ड एज पीपल में अबव 70, अबव 60 एंड बिलो द 15 आप देखेंगे कि उन लोगों को अतिसार हो गया है, लूज मोशंस हो गए हैं, वोमिटिंग चल रहा है, गैस्ट्रो की बीमारी है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस है। तो ये जब डिहाइड्रेशन सीवियर है, पहली आप पेशाब चेक करवा लें। कीटोन बॉडीज है, तुरंत उसको, वो बूढ़े को, हमारी जो पंजर है, ग्रैंडफादर उसको तुरंत, या बच्चा है, तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाइए। क्यों? उसको तुरंत सलाइन देनी पड़ेगी, आईवी फ्लूइड देने पड़ेंगे। सिर्फ ओरल डिहाइड्रेशन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कीटोन बॉडीज आर सजेस्टिंग देयर इज अ सीवियर डिहाइड्रेशन। कीटोन बॉडीज, ये देखिए ट्रेडिशनल टेस्ट, ये अभी जो रोथरास पाउडर है वो इस दिनों में की जाने वाली टेस्ट है। मैं जब पढ़ता था तो उसमें जो टेस्ट की जाती थी वो भी पूछी जाती है। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में अभी भी कई दफा ये टेस्ट इसी ढंग से की जाती है। सैचुरेट 5 ml ऑफ यूरिन विथ अमोनियम सल्फेट प्लस फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सैचुरेशन करना चाहिए। शेक द सॉल्यूशन एंड लिकर अमोनिया डाल दे उसमें साइड से, तो इफ फॉर्मेशन ऑफ द पर्पल रिंग कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ कीटोन बॉडीज। ये देखिए, ये करके दिखाइए, यहाँ पर वो पर्पल कलर की एक रिंग बन रही है ना। रोथरास पाउडर तो अभी नहीं, उसके लिए मैंने बताया क्या क्या लेना है आपको। बेंजीडिन टेस्ट, कभी कभार यूरिन तो डार्क कलर की दिखती है, रेड कलर की नहीं दिखती, फिर भी आशंका होती है कि उसमें खून है या नहीं है, आरबीसीज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कई कभार एक्सीडेंट्स में हो जाता है, यूरिन मुद खड़ा है, रीनल कैलकुलस है, तो उसमें ये पेशाब में खून आ सकता है। तो उसके लिए जो टेस्ट की जाती है उसको बोलते हैं बेंजीडिन टेस्ट। सिर्फ नाम ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। अभी ये डायस्टिक्स और यूरिस्टिक्स की मेरे ख्याल से मैंने बात की है। ये जो है इधर लिखा है मैंने, एक्सपेंसिव ये स्टिक्स है, इतने आसानी से वो काम नहीं आएगा। फिलहाल इमरजेंसी में ये स्टिक्स का जरूर इस्तेमाल कीजिए। जो लोग पसंद करते हैं उसको वो घर में आकर रख सकते हैं, डायबिटिक वाले पेशेंट, और बार बार अपनी खुद की पेशाब घर पर भी चेक करवा दे सकते हैं वो डायस्टिक्स के द्वारा।
अभी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माइक्रोस्कोपिक, 5 फिजिकल, 5 केमिकल, 5 माइक्रोस्कोपिक। धीरज रखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, आखिर तक ये वीडियो बना के रखिए, क्योंकि आखिर में भी मैं अच्छी बात करने वाला हूं। ये माइक्रोस्कोपिक तो आपके लिए बहुत काम आ जाएगा, क्योंकि उससे बहुत सारी डायग्नोसिस बन जाती है। आपकी जो तकरार है, हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है, उसका फाइनल निदान, डायग्नोसिस ये माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से ज्यादा होता है। देखिए कैसा होता है। आपको जलन हो रही है पेशाब की, बर्निंग मिक्चुरेशन, तो आशंका आती है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जंतु संसर्ग है। तो उसके लिए डिसयूरिया, आयुर्वेद में मूत्र पिच्छ बताते हैं। पेशाब में जलन है, तकलीफ है, पेन होता है, और फीवर, बुखार है, तेज बुखार है, और राइगर्स है। दो ही कारण है, मलेरिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, प्रोविजनल डायग्नोसिस। उसमें सूक्ष्मदर्शक यंत्र के नीचे ये हम देखते हैं डॉक्टर्स लोग, पैथोलॉजिस्ट, तो क्या मिलता है? पस सेल्स। इंफेक्शन है तो पस सेल्स मॉडरेट टू एबेंडेंट मिल जाएंगे। अगली वाली शिकायत है रीनल कोलिक की। उसमें क्या हो जाता है? स्पैज्मोडिक, स्पैज्मोडिक रीनल कैलकुलस की बीमारी है, तो जरूर जोर से बीच में ही रुक रुक कर पेन आ जाता है। तो उसको बोलते हैं रीनल कोलिक। ध्यान से सुनिए, कोलिक, COLIC, कोलिक, ये शब्द का अर्थ है स्पैज्मोडिक पेन, रुक रुक कर आने वाला तीव्र ढंग का दर्द होता है हमारी पेट में या कमर में। ध्यान से सुनिए, उसकी बीमारी होती है यूरिनरी कैलकुलस। क्या पाएंगे हम माइक्रोस्कोप के नीचे? आरबीसीज पाएंगे, रेड ब्लड सेल्स, खून है, क्रिस्टल्स पाए जाएंगे। क्रिस्टल्स ध्यान में रखिए, कैलकुलस है तो क्रिस्टल्स अबेंडेंट मिल जाएंगे, 4+। अभी अलग वाली शिकायत है, किडनी वाली बीमारी, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। ये जो है ना, आंख के सबोता, यहां पर सूजन दिखाई देती है बच्चों में। पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग है मॉर्निंग टाइम में, दांत घासते समय, ओह माय गॉड किसका चेहरा ये, तो पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग हो जाता है। माइल्ड फीवर होता है और क्लाउडी यूरिन होती है। तो उससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि उसकी वृक्क या किडनी को सूजन आ गई है। तो उसमें हम क्या देखेंगे? आरबीसीज देखेंगे, पल्सेस देखेंगे, और एक इंपॉर्टेंट शब्द भूलिए मत, नेफ्राइटिस के लिए ध्यान में रखिए, कास्ट दिखाई देंगे। कास्ट, कास्ट का मतलब क्या है? जो लाइनिंग्स रहते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के, जो लाइनिंग, यूरेटर के लाइनिंग है, ब्लैडर के लाइनिंग है, वो लाइनिंग्स के छोटे छोटे इरिटेशन के, इन्फ्लेमेशन के द्वारा, उसको इंजुरी होने के कारण, ट्रॉमा होने के कारण उसमें से कुछ हिस्से निकल आते हैं। तो ये ट्रैक्ट वाला जो म्यूकस लाइनिंग है, उसमें से कुछ हिस्से निकल आना, इसका मतलब है कास्ट। ध्यान से सुनिए। और एक टेस्ट है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। जैसे मैंने कहा कि यूरिन इंफेक्शन हो गया है और आपको बार बार इंफेक्शन होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इंफेक्शन कौन से जंतु से होता है और उसके लिए एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक कौन सा है। ये पहचानने से उसकी टेस्ट का नाम है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, ये गड़बड़ी हो जाती है पेशेंट में। यूरिन रूटीन का टेस्ट है, 5 फिजिकल, 5 केमिकल, 5 माइक्रोस्कोपिक, 1 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। कल्चर सेंसिटिविटी का रिपोर्ट 1 दिन के बाद, 24 आवर्स के बाद ही या 48 आवर्स के बाद ही आपको मिलेगा। उसमें परेशान होने की बात नहीं है। और एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। दिस इज फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट। जो मानो कि लेडीज में शादी के बाद जो मंथली साइकिल आ जाता है, वो एकाएक बंद हो गया, तो तुरंत आपको लगना चाहिए कि ये जो मिस हो गया, पीरियड्स मिस हो गए, तो पीरियड्स मिस होने का प्रथम कारण आफ्टर मैरिज इज अ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी है या नहीं है, ये भी हमें पता चलता है यूरिन पेशाब टेस्ट करने से, क्योंकि उसमें HCG पाया जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। फिर ये टेस्ट पॉजिटिव कब आती है? अबाउट 6 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन। जब जो क्या बोलते हैं इंटरकोर्स हो जाता है और संभावना लगती है, तुरंत नहीं हो पाया जाता, 6 हफ्ते के बाद आपने पेशाब चेक करवा ली तो उसमें ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। यूरिन टेस्ट में ये क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, एसिडम के देते हैं। इसके सब नाम्स मैंने लिख दिए हैं, कौन से आप स्नैपशॉट लगा दीजिए, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल्स कब पाएंगे? यूरिन कैलकुलस में आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स इंपॉर्टेंट है, और यूरिक एसिड के और अमोनियम फॉस्फोरेट्स, ये क्रिस्टल्स बहुत, ये देखिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये क्रिस्टल्स, ये देखिए ये बहुत पाए जाते हैं, ये देखिए। और इसके नाम आगे लिखे हैं मैंने, ट्रिपल फॉस्फेट,
ये देखिए तीसरा नंबर का है ट्रिपल फॉस्फेट। दिस इज वेरी कॉमन इन द रीनल कैलकुलस। ध्यान से सुनिए, मुंह खड़ा होने से हमारी सूक्ष्मदर्शक यंत्र के द्वारा जब पेशाब चेक की जाएगी तो उसमें क्रिस्टल्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। माइक्रोस्कोपिक में 5 टेस्ट है, एपिथेलियल सेल्स, पस सेल्स, आरबीसीज, कास्ट एंड क्रिस्टल्स। हाँ, 5 नाम ध्यान में रखिए। एपिथेलियल सेल्स आर ऑलवेज नॉर्मल, सबकी यूरिन में पेशाब में पार मिल जाएंगे। ये देखो, इससे ही पता चलता है कि हम जो माइक्रोस्कोपिक के नीचे देख रहे हैं वो यूरिन का ही सैंपल है या वाटर का सैंपल है। पानी के सैंपल में नहीं मिलेंगे। एपिथेलियल सेल्स विल बी फाउंड इन द यूरिन सैंपल। ध्यान से सुनिए, ये हमारी कांच पट्टी पर हम जब ड्रॉप्स लेते हैं तो अच्छी ढंग का जांच होनी चाहिए कि ये पेशाब का सैंपल है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? ये यूरिन लेते हैं, वो सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। हम सेंट्रीफ्यूज करने से क्या करते हैं, वो नीचे जो सेडिमेंट बन जाता है, वो सेडिमेंट का एक ड्रॉप हम कांच पट्टी पर लेकर सूक्ष्मदर्शक यंत्र के नीचे देखकर ये 5 जो अलग अलग घटक हैं उनकी जान पहचान हम करवा लेते हैं। आरबीसीज मिल जाते हैं कभी कभार, तो आरबीसीज का मतलब है कैलकुलस है। एपिथेलियल सेल्स ये नॉर्मल है, ध्यान से सुनिए। पस सेल्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सजेस्ट करते हैं डेफिनेटली। उसके साथ साथ क्या होता है, फीवर विथ राइगर, बुखार होता है और बर्निंग ऑफ मिक्चुरेशन होती है। कास्ट में क्या हो जाएगा, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग है, हा? और ब्लड प्रेशर भी बच्चे को ज्यादा है और ये शिकायत है तो नेफ्राइटिस काजा या क्या बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसमें पाया जाता है। हा? कास्ट ये देखिए पस्सेल्स दिख रहे हैं, बहुत अबेंडेंट पस्सेल्स है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन का पता चलता है। थोड़े बहुत पस्सेल्स है, 5 to 10 पर हाई पावर फील्ड माइल्ड हो गया, 20 पस्सेल्स पर हाई पावर फील्ड है मॉडरेट हो गया, और 30 से आगे पर हाई पावर फील्ड HPF है तो उसका मतलब सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। आखिर वाली बात, आयुर्वेदिक ग्रंथ में स्पेशली योग रत्नाकर ग्रंथ में एक बहुत अलग सी टेस्ट बताइए पेशाब के बारे में, उसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज। मेरा जो बीमारी है वो ठीक ठाक हो जाएगी नहीं हो जाएगी, उसका पता पेशाब की पहचान जांच करके हम मिल सकते हैं। कैसे करते हैं, एक कांच पात्र में हम 30 to 40 ml यूरिन का सैंपल लेते हैं और उसके ऊपर ड्रॉपर से तिलतेई सीसेमी ऑयल का एक थेम डाल देते हैं, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है। नॉर्मल तरीके से वो स्प्रेड हो गया। मेरे को माफ कर दीजिए, ये थोड़ा सा मराठी में लिखा हुआ, मेरे मराठी बुक से लिया हुआ है पीपीटी, मेरी बात सुनते जाओ। व्हाट आई एम टेलिंग यू, टेक इन द बीकर 30-40 ml urine, drop few drop, 1 drop of the sesame oil and see how it is spreading or how it is going down। तो इजी ढंग से वो सब के सब स्प्रेड हो गया तो आपकी बीमारी अच्छी होने वाली है। वो पूरे तुरंत नीचे चला गया, सिंक हो गया, तो उसका मतलब है कि ये व्याधि तकलीफ वाली व्याधि है, उसमें दिक्कत आ सकती है ठीक ठाक होने में, और वो अलग अलग दिशा में फैल गया, वायव्य या ईशान्य दिशा में फैल गया तो उसका भी मतलब होता है कि व्याधि ये कष्ट साध्य है या असाध्य है। ठीक है, तो ये मेरी बात आखिर तक आ गई, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा 1 घंटा 15 मिनट तक आप ये पेशाब की जांच के बारे में सुन रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके ये मेरा जो वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव है, तो आप जरूर उसको शेयर कर दीजिए आपके सारे मित्र में। मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप आरोग्य दूत बन जाइए, यू शुड बी हेल्थ एम्बेसडर। फॉर द डॉक्टर देशपांडे चैनल आप प्रपोगेट करेंगे। देशपांडे के चैनल में इतनी सारी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट और अच्छे अच्छे वीडियोस हैं कि वो विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, डॉक्टर्स लोगों को और पेशेंट को भी काम में आ जाएंगे। तो इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल का नाम ध्यान से सुनिए, उधर प्रोफेसर डॉक्टर मत लिखिए, जब आप सर्च करेंगे तो राजेंद्र स्पेस देशपांडे क्लिक कीजिए, उसके साथ मेरा फोटो और नाम आ जाएगा, नाम के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको प्लेलिस्ट ये शब्द मिलेगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए तो 15-20 आपको ग्रुप्स मिलेंगे, उसमें से जो आपको चाहिए ज्ञान प्राप्ति करना है, नॉलेज प्राप्त करना है, तो जरूर आप देखते जाइए और यूट्यूब चैनल सबको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आपका प्रेम और फीडबैक मिलता रहना चाहिए जिससे मेरे उम्मीद और बढ़ जाती है। मेनी मेनी थैंक्स। नाउ आई एम कंक्लूडिंग दिस माय लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय बाय।